संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने की है इजराइल की शिकायत। क्या शिकायत की है? इजराइल को जिम्मेदार ठहराए दुनिया, ये डिमांड की है ईरान ने यूएन में। आतंकी हमलों के लिए इजराइल जिम्मेदार है। यूएन में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि इरावानी बोले कि इजराइल आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है, इसलिए इजराइल के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, यह डिमांड की है ईरान में यूएन में ईरान के प्रतिनिधि इरावानी ने इन सारी बातों का जिक्र किया है। तो यूएन में ईरानी राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सईद इरावानी ने क्या कहा है, यह आप एक बार फिर से समझ लीजिए। गाजा से लेबनान तक इजराइल ने नरसंहार किया है, यह बताया गया है। सीरिया पर भी इजराइल के दमनकारी हमले हो रहे हैं। इजराइल की हरकतें निर्विवाद रूप से युद्ध अपराध है, वॉर क्राइम है। नागरिक ठिकानों को जानबूझकर टारगेट बना रहा है इजराइल। यूएन चार्टर और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नियमों की इजराइल ने पूरी तरह से अनदेखी की है, ये यूएन में बताया गया है। एम्बेसडर सचदेव, इसका कुछ असर पड़ेगा। और खास बात यह भी कि जब से ये तनाव, ये टेंशन, ये जंग, ये युद्ध शुरू हुआ है, तब से यूएन की भूमिका तो खुद कटघरे में रही है। यूएन से एक्सपेक्टेशन किसकी क्या है, इसे लेकर भी कई सवाल उठते रहे। जी, इसमें विवाद ये रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल का मौक़िफ़ अलग रहा है और जनरल असेंबली का मौक़िफ़ अलग रहा है। संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो यील्डिंग जो पावर्स हैं वो कभी इजराइल के प्रति आसक्त होते हैं, कभी इजराइल के विरोध में होते हैं, और उनके जब तक पांचों के पांचों एक किसी प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते तब तक वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, और इसकी वजह से वहाँ पर अक्सर ऐसे रेजोल्यूशन पास होते रहे हैं जो कि इजराइल की निंदा करते हैं। इजराइल को, जैसे पिछले हफ्ते एक रेजोल्यूशन में कहा गया कि इजराइल 12 महीने के अंदर अंदर अपने जो उपनिवेश हैं, जो अपने जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं, उनसे बाहर निकले। और इस तरह की चीज़ संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं हो सकती। दूसरी ओर ये भी देखना है कि इजराइल इन सब की अनदेखी करता रहता है, यहाँ तक कि सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को भी वो ताक पे रख देता है। तो इसमें उसको अमेरिका की मदद मिलती है, और इस मदद से वो अनदेखी करता रहता है, चाहे वो आईसीजे का वर्डिक्ट हो, चाहे आईसीसी के वारंट हों, इन सब को अनदेखा किया जाता है, इन सब को ताक पे रख दिया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, और जिसका कि एक बड़े ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से मीडिया को हैंडल किया जाता है, और उनको ऑब्फुस्केट किया जाता है और भ्रम पैदा किया जाता है। तो इससे ये काफ़ी पुरानी इजरायली स्ट्रैटेजी है, जिसको कि वेस्टर्न मीडिया जिसके परोक्ष रूप से मदद करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिसका आपने जिक्र किया सचदेव सर। एक अहम खबर और हमारे पास आ रही है। इजरायली रक्षा मंत्री का देखिए क्या बड़ा बयान सामने आया है। आतंकी सिनवार के खात्मे से संदेश गया है, बाकियों का भी यही हाल होगा, ये कहा है योव गैलेंट ने। हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया तो ठीक नहीं होगा, अंजाम यही होगा, ये कहा है योव गैलेंट ने। तो याहिया सिनवार के मारे जाने के बाद इजराइल के हौसले बुलंद हैं। अब सवाल यह है कि इजराइल का अगला टारगेट कौन होगा, और जब इस फहरिस्त पर हम नजर डालते हैं तो सबसे पहला नाम निकलकर सामने आता है खालिद मशाल का। हमास का ये नया चीफ बनाया गया है। आयतुल्ला अली खामेनेई, ईरान के सर्वोच्च नेता, ये भी इजराइल की हिट लिस्ट पर है। इसके अलावा अब्दुल मलिक अल हूती चीफ, ये भी इजराइल का प्राइम टारगेट है। ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी, हूती सैन्य प्रवक्ता, जिनको आप अक्सर देखते हैं ये मीडिया में आकर बयान जारी करते हैं हूती रिबल्स की तरफ से, ये भी इजराइल का प्राइम टारगेट माने जाते हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। श्रीवास्तव जी, किस तरह से आप देखते हैं इजराइल का जो अगला टारगेट है? जब हम उसकी बात करते हैं तो उस शख्स का नाम सबसे पहले आता है जो अब हमास की कमान संभालने जा रहा है याहिया सिनवार के मारे जाने के बाद। लेकिन याहिया सिनवार
जैसा एक मजबूत लड़ाका जो कि गाजा के अंदर रहकर आईडीएफ का मुकाबला कर रहा था, वो अब कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता। गाजा पूरी तरह से इजराइल के लिए खाली नजर आ रहा है। हमास की जो थोड़ी बहुत मौजूदगी है उसे खत्म कराने के बाद इजराइल गाजा का क्या करेगा, यह सवाल हर किसी के जहन में। गाजा को लेकर इजराइल की स्ट्रेटेजी, उसकी मंशा है क्या आखिर? समीर, इजराइल ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज बहुत इम्फेटिकली दे दिया है कि जो भी लीडरशिप की कमान संभालेगा, हिजबुल्लाह हो या हमास हो, हूती पर भी, उसको हम ख़त्म कर देंगे, लीडरशिप को सरवाइव नहीं करने देंगे। जहाँ तक हिजबुल्लाह की लीडरशिप थी और अब सिनवार की, इन दोनों के ख़त्म होने से ये लॉन्ग स्टैंडिंग लीडरशिप थी, इनको सारे नुएंसेस पता थे, सप्लाई चेन्स को कैसे मैनेज किया जाता है, किन किन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उनके जाने का खामियाजा अब पूरा नहीं कर सकते हमास और हिजबुल्लाह। मगर देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, हिजबुल्लाह, हमास और हूती इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनके ऊपर अटैक हुआ, ईरान अब जाकर के यूएन में बोल रहा है कि आप देखिए इजराइल जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है। कम से कम इसका जो मिरर इमेज आई है कि आप टेररिस्ट एक्टिविटी का, आप किसी को अटैक करते हैं, उसका दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन मेरा अनुमान ये है कि हमास की और हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप ख़त्म हुई है, इसको रिप्लेस करना उतने इफेक्टिव मैनर में पॉसिबल नहीं होगा। ना नेम सेक समबडी विल कम। और जो सप्लाई लाइंस हैं अब बहुत वीक एंड आउट हो गई हैं, और इनके आने के बाद जो सप्लाईज पहुंच गई हैं इजराइल के पास, विजिबली पहुंच गई, अदरवाइज पहुंच गई हैं, वो डिटर करेंगे ईरान को कोई और नया स्टेप लेने के लिए। अदरवाइज देखिए हिजबुल्लाह जो है, इट वाज आर्म टू टीथ। उनके पास इतने रॉकेट्स थे, इतने मिसाइल्स थे, उतने एक इस्टेब्लिश मिलिट्री के पास नहीं होते हैं। अगर आप उसको देखिए उस तरीके से जो कमर टूटी है, उसको दोबारा संभलने में लगेगा। आपने एक सवाल बड़ा अच्छा किया था कि ईरान को क्या मिला। ईरान ने इज समथिंग लाइक सेइंग ईरान्स गेम गॉन रॉन्ग। दे थॉट दैट इजराइल जो इतने डिकेड से अभी एक शांतिपूर्ण माहौल चल रहा था, उसमें हम अगर ऐसा अटैक करेंगे तो इजराइल विल कम ऑन इट्स नीज। लेकिन इजराइल ने जो उसका अपना कैरेक्टर था वो स्लोली बिल्डअप किया, और अब ये मैसेज दिया है कि हमारी मोसाद उतने ही इफेक्टिव हैं, वरना इन लोगों को चुन चुन के मारना इतना आसान नहीं था। इसका मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस मोसाद के पास अभी भी है, जो चाहे वो पेजर के नेटवर्क से जो आपने देखा हुआ या मोबाइल्स के थ्रू हुआ है। इसका मतलब मोसाद अलाइव एंड किकिंग है और उतना ही इफेक्टिव है जितना लोग उसको मानते थे।